पिछले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको सॉल्व किए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 27.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर चांदी के तार का प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सी पर इसका प्रतिरोध 2.7 ओम है। तो इस पदार्थ के तापक्रम प्रतिरोध गुणांक का मान क्या है? तो T1 का मान है 27.5 डिग्री सी। T1 बराबर 27.5 डिग्री सी। प्रतिरोध R1 जो है 2.1 ओम, T2 है 100 डिग्री सी, R2 है 2.7। तापक्रम प्रतिरोध गुणांक अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र आप जानते हैं R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब देखो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं R2 इजिकल टू R1 को हटा दिए प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। R1 को इधर ले लीजिए तो R2 माइनस R1 अल्फा T2 माइनस T1। तो अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा R1 T2 माइनस T1। अब मान रख दीजिए R2 2.7, ये 2.1, फिर 2.1, T2 100 माइनस 27.5। अब इसी को सॉल्व कर देना है। ये घटेगा 0.6 हो जाएगा बटा 2.1 गुना। अब ये देखिए 10 में से 5 हो गया 0.27। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21। तो 2/7 से गुना कर दीजिए 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 7 49, 1 50। इतना पर डिग्री सी। तो इस प्रकार से तापक्रम प्रतिरोध गुणांक अल्फा का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक नाइक्रोम का तपन अवयव है या तप्त अवयव है जिसको 230 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया। प्रारंभ में उससे 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितना से जोड़ा गया? 230 वोल्ट से। धारा कितनी? 3.2 एम्पियर। कुछ समय के बाद उससे जो धारा है हो जाती है 2.8 एम्पियर और नियत हो जाती है। तब कहता है कि अगर प्रारंभ में कमरे का तापक्रम 27 डिग्री सी है तो अंतिम जो है उसमें तापन अवयव का तापक्रम क्या होगा? इसका तापक्रम प्रतिरोध गुणांक का मान दिया है 1.70 गुना 10 के पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। देखो थोड़ा सा इसमें अंतर कर दिया। आरोपित विभवांतर है 230 वोल्ट। प्रारंभ में धारा कितनी जा रही है? 3.2 एम्पियर। तो जिस समय टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, प्रतिरोध R1 बराबर V/I1। ओम के नियम से आप जानते हैं प्रतिरोध R बराबर V/I। तो 230/3.2 इतना ओम हो गया। अब कहता है कि T2 का मान क्या होगा? R2 बराबर V/I2। तो I2 कितना है? I2 का मान है 2.8 एम्पियर।
230/2.8 ओम। बस यही इतना नया काम है। अल्फा का मान दिया हुआ है 1.70 गुना 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सी। अब सूत्र आप जानते हैं, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब इसी को सॉल्व करना है। तो R2 के जगह पर क्या लिखिएगा, 230/2.8। R1 के जगह पर 3.2, अल्फा की जगह पर 1.7 गुना 10⁻⁻⁴, T2 निकालना है, T1 के जगह पर 27। अब ये 230 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3.2 यहाँ पर आ जाएगा, 3.2/2.8 बराबर। अब बच गया 1 प्लस 1.7 गुना 10⁻⁻⁴, इसको यहाँ लिख देते हैं T2 माइनस 27। ये पॉइंट खत्म हो जाएगा 8 से ही 7 से, तो 8/7, एक को इधर ले लिए -1, 1.7 गुना 10⁻⁻⁴, T2 माइनस 27। तो 1/7 हो गया, इंटू बटा में आ जाएगा 1.7 गुना 10⁻⁻⁴ बराबर T2 माइनस 27। अब देखो ऊपर जाके तो 1 2 3 4, 7 7 49 और 7 4 क्या हो गया 11। ये पॉइंट हो गया। T2 माइनस 27। अब इसमें अगर आप भाग देते हैं 1 2 3 4, एक और ले लिए 5, 119 तक करीब करीब पहले 8 बार में जाएगा, 8 9 72, 8 7 15, 8 1 9, 8 हो गया, 9 में से 5 4, फिर एक 0 आ गया, 4 बार में चला जाएगा, 4 9 36, 4 3 7, हो गया 4, फिर 0 नहीं गया 3 बार में, तो करीब करीब 840। तो T2 बराबर 840 प्लस 27 यानी 867 डिग्री सी। तो इस प्रकार से T2 का मान निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा बड़ा है। कहता है कि इस दिए गए परिपथ में उपस्थित सभी शाखाओं से जाने वाली विद्युत धारा की गणना करें। एक परिपथ दिया हुआ है, ABCD। ये 10 ओम दिया है, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, और सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वह 10 वोल्ट दिया हुआ है। ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब इस परिपथ में ये प्रतिरोध, ये 5 वो हैं, सबसे कितनी धारा जाएगी ये निकालना है।
तो देखिए, याद कीजिए, एक यही तरह का परिपथ हम बताए थे थ्योरी में, जिसको कहा गया था व्हीट स्टोन सेतु परिपथ। परिपथ तो उसी तरह का है, लेकिन वहां पर जो संतुलन की शर्त वहां प्राप्त की गई थी कि अगर इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो, तब इस बीच वाले प्रतिरोध से कोई धारा नहीं जाती है। तो ऐसा शर्त यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि धारा इधर से भी जाएगी। तो अब हर शाखा से धारा को निकालने के लिए जो हम लोग के किरचॉफ का लूप रूल है, उसी के उपयोग से, और प्रथम रूल जो संधि रूल है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा सवाल थोड़ा लंबा होगा। तो पहले तो इस सेल से धारा आई निकल गई। ये धारा आई जब यहां पहुंची, दो रास्ता मिल रहा है। मान लो इधर से धारा I1 चली गई, तो इधर से धारा I माइनस I1। ये धारा जब यहां पहुंची तो कुछ धारा इधर से जाएगी, मान लो I2, तो शेष धारा इधर से जाएगी I1 माइनस I2। यह धारा I2 यहां पहुंची, I माइनस I1, तो I माइनस I1 प्लस I2 यहां पर पहुंचेगी। तो देखिए, I2 प्लस माइनस I2 खत्म, माइनस I1 प्लस I1 खत्म, फिर यहां से I निकल जाएगी। तो प्रथम नियम के अनुसार धारा का बंटवारा हो गया। अब देखो, इसमें तीन धाराएं अज्ञात हैं, एक I, एक I1 और एक I2। तीन अज्ञात को ज्ञात करने के लिए हमको तीन समीकरण जो है बनाना पड़ेगा। तो पहले बंद परिपथ ABDA पर लूप रूल का उपयोग करने पर, तो नियम याद होगा। क्रम है हमारा A से B और धारा भी जा रही है A से B, तो इसका भी विभवांतर धनात्मक होगा, तो 10 I1। फिर B से D क्रम है, धारा भी B से D जा रही है, तो इसका भी विभवांतर भी धनात्मक 5 I2। अब धारा हमारा क्रम है D से A और धारा A से D, तो इसका भी विभवांतर ऋणात्मक माइनस 5 I माइनस I1 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं, 5 कॉमन लेकर इधर फेंक देंगे, बटा में 0 हो जाएगा, तो 2 I1 प्लस I2 माइनस I अब प्लस I1 बराबर 0। तो 2 I1 और I1 3 I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0। एक समीकरण हो गया। पुनः बंद परिपथ BCDB पर लूप रूल का उपयोग करने पर, तक क्रम है B से C, धारा भी B से C जा रही है, तो 5 I1 माइनस I2। क्रम है C से D, लेकिन धारा D से C जा रही है, तो माइनस 10 I माइनस I1 प्लस I2। क्रम D से B, धारा B से D, माइनस 5 I2 बराबर 0। इसमें से भी 5 कॉमन होकर इधर बटा में 0 हो जाएगा, तो I1 माइनस I2 माइनस 2I प्लस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो 2I1 और I1 3I1 माइनस I2 माइनस 2I2, तो माइनस ये 2I हो गया,
और -4I2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब एक हम लोग संपूर्ण बंद परिपथ लेंगे। तो बंद परिपथ ए बी सी ए पर, ए बी सी ऐसे घूमते हुए ए पर लूप रूल का उपयोग करने पर, बंद परिपथ ए बी सी ए पर लूप रूल का उपयोग करने पर, तो क्या होगा? ए से बी क्रम है और धारा भी ए से बी जा रही है, तो 10I1। फिर क्रम है बी से सी, धारा भी बी से सी, प्लस 5I1 माइनस I2। अब सी से हम लोग जब यहां बढ़ेंगे तो ये सेल मिल गया। सेल का पहले कौन सा ध्रुव मिला? ऋण ध्रुव। तो माइनस इसका वैद्युत वाहक बल 10, फिर यहां प्रतिरोध 10 है, प्लस 10I = 0। अब इसमें भी पांच कॉमन ले लीजिएगा, इधर बटा में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां हो गया 2I1 प्लस I1 माइनस I2 माइनस 2 प्लस 2I बराबर 0। तो 3I1 प्लस 2I माइनस I2 = 2, समीकरण 3। तो इस प्रकार से तीन समीकरण, 1, 2 और 3, और अज्ञात राशियां भी 3 हैं। एक है धारा I, एक है I1 और एक है I2। अब इन्हीं 3 समीकरणों को हल करके इस तीनों धारा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके लिए देखो, समीकरण 1, अगर इस 1 और 2, तो अगर हम लोग यहां से I1 को हटाते हैं तो देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो 1 लिखिएगा 3I1 प्लस I2 माइनस I = 0। इसको भी लिखिएगा 3I1 माइनस 2I माइनस 4I2 = 0। अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, चिन्ह माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो 2I और माइनस I, तो केवल क्या हो गया I प्लस I2 और प्लस 4I2 प्लस 5I2 = 0। एक समीकरण 4 हो गया। इसी प्रकार से समीकरण 1 में से समीकरण 3 को या समीकरण 3 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, तो 3I1 प्लस 2I माइनस I2 = 2, और फर्स्ट 3I1 प्लस I2 माइनस I = 0, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल होगी। अब प्लस 2I और I 3I, और माइनस I2 और माइनस I2 माइनस 2I2 = 2, ये समीकरण 5। अब समीकरण 4 और समीकरण 5, इस दोनों को हल करके आप I और I2 का मान निकाल सकते हैं। और I और I2 का मान जब निकल जाएगा तो किसी भी 1 में, 3 में या 2 में इनको रख करके I1 का मान निकाल लेंगे। तो इसमें जितने भी प्रतिरोध हैं, सबसे जाने वाली धारा
I का मान निकल गया यानी इससे धारा निकल गई, I1 यानी इससे धारा निकल गई, I2 यानी इससे धारा निकल गई, I1 और I2 मालूम है तो ये धारा निकल जाएगी। तो इसको आप हल करके अब I1, I2 और I का मान निकाल सकते हैं। तो इस परिपथ में उपस्थित सभी शाखाओं से जाने वाली विद्युत धारा की गणना हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 10A कहता है कि एक मीटर सेतु में एक विभव मापी तार के सिरा ए से 39.5 सेंटीमीटर पर संतुलन प्राप्त होता है जब प्रतिरोध Y का मान 12.5 ओम है। तो प्रतिरोध X का मान ज्ञात कीजिए और कहता है कि उसमें सभी तारों को जोड़ने के लिए कॉपर के चौड़े पट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो ये तो देखिए क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर L का मान दिया है 39.5, दस का A। तो हम लोग का सूत्र है R = एस एल बटा 100 माइनस है। तो एस का मान यहाँ 12.5, एल का मान 39.5, 100 माइनस 39.5, 39.5 इसमें से घटाइएगा 60.5, इसको हल कीजिएगा R का मान निकल जाएगा। इसके B में कहता है कि अगर इसमें एक्स वाई लिखा है, R और S को हम लोग अदला बदली कर दें तब जो है संतुलन बिंदु की लंबाई क्या होगी इसकी गणना करनी है। तो जब R निकल जाएगा तो कुछ नहीं यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ S लिख दीजिएगा, यहाँ पर R लिख दीजिएगा और L का मान आपको निकल जाएगा। फिर कहता है कि यदि गैल्वेनोमीटर के जगह पर उसमें सेल को और सेल के जगह पर गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते क्या संतुलन बिंदु प्रभावित होगी, तो इसमें कोई संतुलन बिंदु प्रभावित नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 10 तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न 11 से प्रारंभ करेंगे।